नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर G2S एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे आपसे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जो एक आपका सब्जेक्ट है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो आप लोग जिनको इसमें दिक्कत होती है वो ये पूरा सीरीज़ पढ़ सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं आज आपको, और डेली हम कोशिश करेंगे कि 9 से 9:30 के बीच में आपका वीडियो अपलोड हो जाए। डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1 देखेंगे। इसमें बेसिक जो हमने सोम में जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि कौन सी चीज़ किससे मिलके बनती है, तो कंसेप्ट नंबर 1 हम बता रहे हैं आपका। सबसे पहले स्टील पढ़ रहे हैं, तो स्टील किससे किससे मिलके बनती है। तो स्टील एलॉय होता है किसका किसका, स्टील इज एन एलॉय ऑफ, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन एंड कार्बन, आयरन एंड कार्बन का एलॉय होता है आपका क्या, स्टील। और ये चीज़ आपको पता है, जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता है वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। आपने ये देखा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा होगा, आपने देखा होगा यहाँ पे स्ट्रेस होता है और यहाँ स्ट्रेन होता है। आपका माइल्ड स्टील का कर्व आपको पता है, कुछ ऐसे जाके ऐसा करके कुछ ऐसा बनता था माइल्ड स्टील। इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है, लेकिन आपका HYSD बार भी ऐसे जाके ये चीज़ होती है, मतलब स्ट्रेंथ और इस पे अधिक होती है HYSD बार पे एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट कम होता है HYSD में। तो ये देखिए यहाँ पे फेल कर जाएगा, इसका मतलब फेलियर पॉइंट ये है और इसका फेलियर पॉइंट ये है। तो माइल्ड स्टील में डक्टिलिटी अधिक होती है, माइल्ड स्टील में डक्टिलिटी अधिक होती है। और जो आपका HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ फाउंड बार में क्या डक्टिलिटी कम होती है, क्योंकि ये फेल कहाँ कर जा रहा है, यहीं फेल कर जाएगा। और ये कहाँ फेल करता है, तो ये आपका स्ट्रेन क्या होता है, आपको पता ही है स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब ये आपको शो करता है कि कितना लंबाई में बढ़ोतरी हो सकती है उस पर लोड लगाने पे। तो ये आपको समझ गए कि कार्बन कंटेंट बढ़ाने पे क्या बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन डक्टिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यही, एज कार्बन कंटेंट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ कॉमा हार्डनेस, लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, एज द कार्बन कंटेंट इंक्रीजेज, कार्बन कंटेंट इंक्रीजेज क्या क्या बढ़ेगी, इंक्रीजेज स्ट्रेंथ कॉमा हार्डनेस। ये सब प्रॉपर्टीज आप सोम में पढ़ चुके हो। हार्डनेस पता है क्या होती है, रेजिस्टेंस एंड एब्रेशन टू स्क्रैच एब्रेशन एंड ब्रिटलनेस विथ इंक्रीज विल इंक्रीज, लेकिन क्या डिक्रीज होगी, ये सब इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीज होगी डक्टिलिटी। विल इंक्रीज बट डक्टिलिटी डिक्रीजेस, बट डक्टिलिटी डिक्रीजेस, डक्टिलिटी आपकी क्या होगी, वो घट जाएगी। ठीक है माय डे, ऐसे वीडियो बनाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है या फिर जो बोर्ड वाला मैं पहले यूज़ करता था, FM के वीडियोस पड़े हुए प्लेलिस्ट में जाइएगा, दोनों में से जो अच्छा लगता है वो हमें बताइएगा। ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है आपको या आपको जो पहले बोर्ड वाला सिस्टम यूज़ करते थे वो। अब देखिए डक्टिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी हम लोग सोम में पढ़ते हैं। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जिस पे टेंशन दे के हम किसी मटेरियल को वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच बाय अप्लाइंग टेंशन वी कैन ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, ठीक है, विदाउट एनी फेलियर। डक्टिलिटी जो ये समझ गए आप, ये डक्टिलिटी क्या होती है, मतलब ये अगर मैं बार है, इस पर अगर मैं लोड लगाऊंगा तो लोड लगाने पे, टेंशन देने पे इसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, घट जाएगा। तो ये डक्टाइल होगा बिना फेल किए। जितने भी वायर बनाए जाते हैं वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी से ही बनाए जाते हैं। और रबड़ कैसा होता है आपका, रबड़ इज अ ब्रिटल मटेरियल, रबड़ इज अ ब्रिटल मटेरियल। रबड़ ब्रिटल क्यों होता है, क्योंकि आपकी एक डक्टिलिटी की एक और डेफिनेशन होती है, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज मोर देन 5%। पोस्ट इलास्टिक
strain is more than 5%। इसका मतलब क्या है, जो आपका पॉइंट्स होते हैं आपको याद होगा, अगर मैं एक बार फिर से कर्व बनाता हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये आपको पता ही होगा। इस पे आपके जो माइल्ड स्टील का ही बनाता हूँ मैं, ये और ये, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स होते थे जिसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ये आपका ए पॉइंट होता है जिसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। उसके जस्ट बाद बी पॉइंट होता है जिसको हम इलास्टिक पॉइंट कहते हैं। ऊपर वाला आपका सी डैश होता है और ये आपका सी होता है। ये डी होता है, सी डी यील्ड प्लेट्यू होता है। ये आपका ई होता है, ई में आपका जो स्ट्रेस होता है ये अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा यू होता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है वो आपका यील्ड स्ट्रेस होता है, सिग्मा वाई, ठीक है। और ये आपका फेलियर पॉइंट होता है, यहाँ पे जाके मटेरियल फेल करता है। ये माइल्ड स्टील का था। तो ये जो बी पॉइंट है उसको हम इलास्टिक पॉइंट कहते हैं। मतलब यहाँ तक लोड लगाने के बाद, यहाँ तक लोड लगाने के बाद, यहाँ तक मैंने लोड लगाया, उसके बाद छोड़ दिया तो ये वापस अपने ओरिजिन पे आ जाता है, तो ये इलास्टिक पॉइंट है। अगर इस इलास्टिक पॉइंट के बाद जो ये स्ट्रेन है वो 5% से अधिक है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका डक्टाइल। अगर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% से कम है, एक और आपको दिखाते हैं हम, ग्रीन से बना के दिखाएं। रबड़ का केस जो होता है, रबड़ में क्या होता था आपका, ये चीज़ ऐसे जाती है और ऐसे जाने के बाद ये फेल हो जाती है, ठीक। इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं ये देख लीजिए आप। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जहाँ तक है वो आपका ए पॉइंट होता है। मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, ये ए पॉइंट होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल स्ट्रेट है। और ये बी पॉइंट होता है, और बी पॉइंट के बाद ये फेलियर पॉइंट होता है। मतलब इतना सा गैप, इतना सा इलास्टिक पॉइंट के बाद जो स्ट्रेन है ये वो 5% से कम होगा तो वो आपका ब्रिटल होता है। तो रबड़ जो है वो कैसा है आपका, रबड़ इज अ ब्रिटल मटेरियल। रबड़ इज अ, क्यों होता है समझ गए, ब्रिटल होता है रबड़, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट। अब फोर्थ पॉइंट जो है, एक आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील। स्टील और स्टेनलेस स्टील में कुछ फ़र्क होता है क्या? स्टील जो है वो एलॉय होता है किसका, आयरन एंड कार्बन का। और जो स्टेनलेस स्टील होता है, फोर्थ पॉइंट, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, किसका होता है, आयरन एंड क्रोमियम, एलॉय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम, ठीक है। अब एक पॉइंट होता है आपका यंग्स मॉडुलस, जिसको हम ई कहते हैं। ई आपने पढ़ा होगा, स्लोप ही होता है किसका, ये जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होता है, मतलब dy अपॉन dx। ब्लू कलर लेके समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये जो कर्व होता है आपका dy अपॉन dx, ये dx और ये dy, तो यही dy अपॉन dx जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस कहते हैं, ई, ठीक है। तो अब यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट कंसेप्ट का चल रहा है, पांचवा पॉइंट, ठीक है। यंग्स मॉडुलस की बात करेंगे। तो यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यंग्स मॉडुलस ई, ठीक है। represented the stiffness, represents the stiffness प्रॉपर्टी, कितना स्टिफ है मटेरियल। स्टिफनेस क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी बीइंग इनफ्लेक्सिबल एंड हार्ड टू बेंड। स्टिफनेस मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि उसको इनफ्लेक्सिबल रखती है और बेंड करने में मुश्किल होता है। जितना ई ज़्यादा होगा उतना मटेरियल क्या होगा आपका, स्ट्रांग होगा, उतना मटेरियल क्या होगा आपका, स्ट्रांग होगा। स्टिफनेस प्रॉपर्टी किसका, ऑफ द मटेरियल, बिकॉज किस लिए बिकॉज इफ यंग्स मॉडुलस is more than
मोर देन क्या होगा, डेल्टा एल जो चेंज इन लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ वो कम होगा क्योंकि स्टिफ होगा, इसका मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंज नहीं होता है। देन डेल्टा एल विल बी लेस, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, अभी फिगर से ही समझाएंगे। इट मीन्स दैट इट इज आ स्टिफ मटेरियल। स्टिफ मटेरियल, किसी मटेरियल में अगर लोड लगाने से उसकी जो लेंथ में चेंज हो रहा है वो कम होगा, इसका मतलब उसका ई अधिक होगा और उस पर चेंज तभी क्या होगा, तभी उसका चेंज कम होगा। अब देखिए मैं दो केस देखता हूँ, दो केस, एक आपका केस मैं देख रहा हूँ स्टील का, ये आपका स्टील है, ठीक है, और ये आपका एक केस है दूसरा आपका, ये रबड़ है, ठीक है, ये रबड़ है, ठीक है। इस पर लोड लगा रहा हूँ मैं कोई पी, इस पर लोड लगा रहा हूँ मैं कोई पी, ठीक है। स्टील का जो ई होता है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और जो रबड़ का ई आर होता है वो होता है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो किसका ई ज़्यादा है, ई किसका ज़्यादा है, स्टील का। अब अगर इसमें मैं लोड लगाऊंगा तो लोड लगाने के बाद सेम लोड अगर मैं लगाऊंगा तो इसका जो लेंथ में चेंज होगा, इसके मान लो लेंथ में चेंज हो रहा है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, येलो कलर, ठीक। इसका जो लेंथ में चेंज होगा तो इसका डायमीटर बढ़ेगा, और ये लेंथ कितनी चेंज हुई है, ये डेल्टा एल चेंज हुआ है, क्योंकि ये कैसा है, ई क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टिफनेस। स्टिफ है, इसका मतलब इस पर जो चेंज होगा वो कम होगा, और ये रबड़ पे जो चेंज आएगा वो आपका रबड़ जो होगी आपकी ऐसे हो जाएगी। तो ये आपका डेल्टा एल क्या है, इसमें अधिक होगा, डेल्टा एल अधिक होगा किस केस में, रबड़ के केस में डेल्टा एल अधिक होगा स्टील की तुलना में। लेकिन यंग्स मॉडुलस किसका, जिसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा, उस पर चेंज जो होगा वो कम होगा, क्योंकि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो उसकी स्टिफनेस रिप्रेजेंट करता है। स्टिफनेस में बेंड करने में भी मुश्किल होगा, स्टील को बेंड कर सकते हो क्या, रबड़ को कर सकते हो। याद रखिएगा यंग्स मॉडुलस स्टील का पूछा था 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और वो आपका 2। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 6th पॉइंट, कंसेप्ट ही चल रहा है आपका, ये सब बेसिक है। यंग्स मॉडुलस एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम 70 गीगापास्कल, ठीक है, गीगापास्कल। अभी हमने आपको स्टील का न्यूटन पर mm स्क्वायर में बताया है, अब आपको क्या बताया, और अगर स्टील का मैं लिखता हूँ गीगा पास्कल में, वो 2 × 10⁵ है, तो यहाँ पे 200 गीगापास्कल हो जाएगा। इसका मतलब इसमें से 3 0 10⁵ था, 3 0 जो है वो हट के गीगापास्कल का रूप ले लिया उसने। और ये आपने पढ़ा होगा, एक पास्कल, पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल बोलेंगे अगर, तो मेगा पास्कल जो होता है वो होता है आपका, कितना होता है मेगा पास्कल, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर बनाऊंगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर बनाऊंगा तो कैसे बनाएंगे, 10⁶ न्यूटन को न्यूटन रहने दो, ठीक है, मीटर को मिलीमीटर बनाएंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर कितने हो जाएंगे, 1000 मिलीमीटर। तो नीचे वाले को अगर मुझे मीटर को मिलीमीटर बनाना है तो 1000 का स्क्वायर, ठीक, मतलब 30 है। अब कितने हो, तो ये मीटर किस में बन गया, मिलीमीटर स्क्वायर में बन गया। अब ये 10⁶ ऊपर और 10⁶, मतलब ये 10⁻³ है, उसका स्क्वायर करोगे 10⁶, तो ये कितना हो गया आपका, 10⁻6 ऊपर हो गया और 10⁻6 नीचे हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये कट गया, 1 मेगा पास्कल, ठीक। तो आपका 1 मेगा पास्कल किसके बराबर होता है, 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये याद रखना। और मीटर स्क्वायर के टर्म में ये होता है 1 मेगा पास्कल बराबर, आप सीख गए यहाँ से, 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यही किसके बराबर है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर है, ये याद रखिएगा। न्यूटन पर mm स्क्वायर को मेगा पास्कल कहते हैं, और उसी में 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में जाएगा आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेगा पास्कल होता है और ये एक पास्कल होता है, ये दोनों याद रखिएगा। तो
आपका जो यंग्स मॉडुलस आपका किसका ज़्यादा होगा, स्टील का कि एल्यूमिनियम का? यंग्स मॉडुलस आपका एल्यूमिनियम का लगभग स्टील से 1/3 होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कभी आपको स्टील का तो पता ही रहेगा, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, सॉरी न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो आपका एल्यूमिनियम का उसका 1/3 3 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका क्या होता है, एल्यूमिनियम का होता है। तो यहाँ से जो गीगा पास्कल यूनिट हमने देखी थी, 1 गीगा पास्कल बराबर, पास्कल समझ गए, मेगा पास्कल समझ गए, गीगा पास्कल जो होता है वो 10⁹ न्यूटन पर मीटर² होता है। ठीक है, और अगर इसको mm² बनाना है तो क्या करेंगे, 10⁶ से डिवाइड कर देंगे क्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10⁻³ न्यूटन पर mm²। तो गीगा पास्कल को भी किसी में भी कन्वर्ट करना हो आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, 7th कंसेप्ट जो है वो हम बता देते हैं आपको। 7th कंसेप्ट नंबर 7, इसे बेसिक है, आपने सोम में भी पढ़ा होगा। एल्यूमिनियम की डिसएडवांटेज ये होती है कि उसमें डिफॉर्मेशन जो होता है हाई होता है लोड लगाने पे, इसलिए हम इसको स्टील स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग में नहीं यूज़ करते हैं डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो द डिसएडवांटेज ऑफ द कोई पूछ सकता है आपसे कि एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी ई कम है तो उसमें जो चेंज होगा वो अधिक होगा। द डिसएडवांटेज ऑफ एल्यूमिनियम इज दैट एल्यूमिनियम इज दैट द deformation is high for a given load, मतलब गिवन लोड मतलब वही स्टील में दोगे वही एल्यूमिनियम में दोगे तो आपका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो अधिक किसकी होगी, स्टील की। एंड इट इज कॉस्टलियर ऑल्सो, कॉस्टली भी होगी ये तो देख ही चुके हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जो है वो लगभग आपका 1/3 होता है किसके, एल्यूमिनियम के। ठीक है, तो ए एल्यूमिनियम स्टील से 1/3। 8वां पॉइंट जो है कंसेप्ट का वो भी देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो अलग अलग ग्रेड्स जो आपके अवेलेबल होते हैं उसकी बात करेंगे। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन जो अवेलेबल होते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम 8वां पॉइंट कंसेप्ट का 8वां पॉइंट क्या है। एल्यूमिनियम में मेंटेनेंस तो कम चाहिए होती है, लेकिन स्ट्रक्चर पर्पस के लिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। सिंस एल्यूमिनियम require less maintenance, it is also used for structural purpose where जहाँ पे हाई डिफॉर्मेशन परमिसिबल होगा, where high deformation is acceptable। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो हमने आपको, कुछ प्रॉपर्टीज आप यहाँ समझ गए हैं। आप यहाँ पे हमने देख लिया बेसिक प्रॉपर्टीज, डक्टिलिटी क्या होती है ये हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है ये हमने देख लिया है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप हम देख चुके हैं माइल्ड स्टील के लिए। और कार्बन कंटेंट बढ़ाने पे किस पे क्या क्या बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, हार्डनेस बढ़ती है। ठीक है, और घटती क्या है, डक्टिलिटी घटती है। हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर भी देख लिया, उसमें अलग अलग माइल्ड स्टील के जो पॉइंट्स होते हैं वो देख लिया। बी पॉइंट क्या होता है वो बता दिया, और ब्रिटलनेस क्या होती है वो बता दिया। तो ये बेसिक था, आपका यूनिट्स का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर mm² में कैसे कन्वर्जन कर देते हैं, गीगा पास्कल क्या होता है, पास्कल क्या होता है, ये सब हमने आपको आज बेसिक बताया है। तो ये पहला वीडियो था आपका स्टील स्ट्रक्चर का, और आप हमारे चैनल पे
अगर नए हैं तो आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं जाके। और आप कुछ सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको कुछ सजेशन देने हैं जो जो जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो आई होप कि मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगा। और आप ये भी बताइएगा ये तरीका पढ़ने का आपको अच्छा लग रहा है कि जो पहले मैं बोर्ड में आके वो पढ़ाता था वो ज़्यादा बेहतर था। तो जो भी हो आप मुझे बताइए, या इसमें मेरी साइड में फ़ोटो भी आनी चाहिए, वो आप देखना चाहते हो तो जैसा भी आपकी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और डेली मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है माय डियर। 9 या 9:30 के बीच में डेली प्ले लगा दूंगा वीडियो। तो और अब आज मैं यही रुकता हूँ, कल हम बात करेंगे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन जो है वो अलग अलग कौन कौन सेक्शन होते हैं। उसके बाद हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आपका प्लेट रिवेट कनेक्शन कैसे फेल करता है, कौन कौन से कनेक्शन होते हैं, ये सब हम बात करेंगे, ठीक है। आज मैं यही रुकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अ लॉट।